जी हाँ, आम इंतखाबात 2019 को लेकर अब से कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी तारीखों को लेकर कि किन किन रियासतों में कब कब इंतखाबात होना है और एक तरीके से सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। कब और कब इंतखाबात होंगे इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और मुख्तलिफ रियासतों में हमारे नुमाइंदे भी बने हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से देंगे। क्या कुछ हलचलें देखी जा रही हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 4 नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश दिल्ली से बने हुए हैं और साथ ही साथ मेहताब आलम हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें झारखंड की तो रांची से इस वक्त हमारे साथ नौशाद जुड़े हुए हैं। और वहीं अगर बात बिहार की कर ले तो महफूज आलम वहां से बने हुए हैं। बिहार में किस तरीके का सियासी पारा है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वक्त रुख दिल्ली का कर लेते हैं क्योंकि 5 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कब और कहां पर इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ सियासी हलचल और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर देखी जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अविनाश जुड़े हुए। अविनाश, इस वक्त दिल्ली में आप मौजूद हैं, किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? ये घोषणा की थी कि 5 बजे शाम को प्रेस वार्ता करेगी। यहाँ पे चाहे सारे पत्रकार हो या सारी पॉलिटिकल पार्टियां हो, सभी टकटकी लगाए जो है इंतजार कर रही हैं कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और न सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश को इंतजार है कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि चुनाव की जो है किस पर कितने चरणों में चुनाव होगा और कब कब मतदान होगा। सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तारीख को मतदान होगा और कौन से चरण में मतदान होगा। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में इस समय सियासी पारा गर्म है। सब ये जानने को उत्सुक है कि चुनाव आयोग कितने चरण में चुनाव कराता है और कितने जो है कब कब तारीखों जो होगी मतदान की वो होगी। जी, जाहिर सी बात है। इस वक्त बिहार का रुख कर लेते हैं। अब बिहार से हमारे साथ महफूज आलम जुड़े हुए हैं। महफूज आलम, बिहार में लोकसभा की सीट्स 40 हैं। ऐसे में अगर बात की जाए सियासी पारे की और अगर बात कर ली जाए मूड की, तो क्या कुछ मूड इस वक्त इस बात दिखाई दे रहा है? क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर था 2014 में वो अभी भी बिहार में कायम है? कि इस अजीम त्योहार में शिरकत करने के लिए बिहार के लोग जो है काफ़ी जोश में हैं। ये और बात है कि बिहार के अलग अलग पार्लियामानी हलकों का सियासी मंजरनामा चाहे जो हो, लेकिन लोगों का मिजाज जो है बिल्कुल एक जैसा है। वो काफ़ी जोश में है, काफ़ी उमंग में है। बात के नरेंद्र मोदी की हवा और उनकी लहर और उनकी शख्सियत से जिस तरह से गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाब में वोट पड़े थे, वो क्या बिहार में बाकी रहेगा? क्या 40 पार्लियामानी हलकों में वो तस्वीर इस बार भी देखी जाएगी? ये कहना मुश्किल है क्योंकि बिहार में काफ़ी कांटे का मुकाबला होगा, काफ़ी जो है सख्त मुकाबला होगा। ऐसी तस्वीरें जो है दिखाई दे रही है। अजीम इत्तेहाद ने काफ़ी कोशिशें की है अलग अलग जगहों पे। काफ़ी दिनों से जो है न सिर्फ ये कि लोकल लीडरों को भी जोड़ कर रखा है। बड़े लीडर तो उनके साथ हैं ही, लेकिन इलाके के जो मुख्तलिफ लीडर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालते हैं वोटर्स के ऊपर, वो भी उनके पास हैं। लेकिन एनडीए भी काफ़ी मजबूत है और मजबूती के साथ मैदान में जाहिर है उतरेगी। तो मुकाबला 40 पार्लियामानी हलकों पर एक तरह से कहें तो काफ़ी सख्त होगा। और ये हक़ रायदही का इस्तेमाल जब लोग करने जाएंगे तब जो है ये तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि उनकी शख्सियत का असर लोगों पर है या नहीं है। सवाल इस बार ये भी है कि लोग जो है अपने अपने इलाके के बुनियादी इश्यूज को भी देख रहे हैं। सिर्फ सियासी पार्टियों के दावे, नारे और वादों पर नहीं जाकर अपने मसले को भी देख रहे हैं कि उनके मसले पूरे हुए हैं, उनके मसलों पर कितने दफ़ा बात हुई है। वहाँ का जो उनका नुमाइंदा है जो पार्लियामेंट में बैठा है 5 सालों तक, क्या उसने जो है पार्लियामानी हल्के में काम किया है और लोगों के बीच में रहा है? ये तमाम चीज़ें जो है देखी जाएगी। एक चीज़ हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि बिहार में काफ़ी दिनों से अक़लियतों के नुमाइंदगी को लेकर एक सवाल जो है खड़ा है और लोग तहरीक भी चला रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से राब्ता भी कर रहे हैं कि अक़लियतों के आबादी के एतबार से उनको नुमाइंदगी दी जाए। चूँकि गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाब में सिर्फ 4 लोग जो है जीत कर यहाँ से जीत सके थे, जो कि आबादी के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम है। इस हवाले से आपसे सवाल करेंगे, लेकिन नौशाद आलम भी जुड़े हुए हैं जो कि बिहार से जुड़ा हुआ झारखंड भी है। झारखंड में क्या कुछ इस वक्त देखा जा रहा है? क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन 5 सालों में किस तरीके का मूड रहा है और क्या मूड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। नौशाद, आपने 5 साल तक रिपोर्टिंग की, करीब से तमाम चीजों को देखा, इस बार लहर किसकी?
देखिए सना, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये जो है इलाका, जो स्टेट है, रियासत है, वो कबायली कसीर आबादी वाला इलाका है। और पहली बार जब पिछली बार जो असेंबली इंतखाबात हुए थे तो पहली बार जो गैर जो है ना कबायली वज़ीर आला यानी वज़ीर आला रघुवर दास जो अभी मौजूद है वो जो है ना यहाँ पे इक़्तिदार में हासिल की थी। और उसी तरह से मरकज़ में भी जो मोदी जो लहर था उसका भी असर देखा गया। और 14 जो पार्लिमानी जो हल्के हैं वहाँ से 12 उम्मीदवार जो है ना कामयाब, 12 सीटों पे उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। और ये मुसलसल जो है ना ये कोशिश रही तमाम जो रुकने पार्लियामेंट है उसके जरिए भी जो मरकजी जो स्कीमें हैं उसका भी यहाँ पे नफाज कराने के लिए, और वो कोशिशें रही कि इलाके की जो तरक्की जो पिछले 14 सालों में नहीं हो पाई, यानी अब तो 18 साल से तजावुज़ कर गई है, यानी पहले देखा जाए कि वो जो नहीं हो पाई है रियासत की तश्कील के बाद, उसके तहत जो है वो मरकज़ की जो स्कीमें हैं उसको नफाज में जो है कोशिश की जाए और उनके जो फंड है उसके जरिए यहाँ पे जो इलाके की तरक्की की जाए और साथ साथ जो रियासती जो स्कीमें हैं उसका भी जो नफाज अमल में आए। लेकिन बावजूद इसके लोगों की ये शिकायत है कि हुकूमत ने बहुत सारे जो है ऐलानात भी किए और वो इफ्तिताह भी किए, संग बुनियाद भी किए, लेकिन उसका जो फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है और ये सिर्फ जुमलाबाजी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो पार्लियामानी इंतखाबात हैं उसमें हक रायदही किस तरह से लोग जो है करते हैं और हुकूमत जो पिछले बार जो लहर था उसका भी असर इस बार रहता है या नहीं। लेकिन ये कोशिश ज़रूर की जा रही है कि जो भी अपोजिशन की जमातें हैं, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी जो जमात है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके अलावा झारखंड विकास मोर्चा, उसके अलावा जो है कांग्रेस और साथ ही आरजेडी और फिर बाएं बाजू की जो जमातें हैं उसके जरिए भी जो है अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो है ना वो हतमी फैसला नहीं ले सके हैं। सीट के शेयरिंग पे जो है ना मामला जो है ना अटका हुआ है। गोड्डा जो सीट है, गोड्डा पार्लियामानी हल्का, वहां से पिछली बार जो है ना फुरकान अंसारी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 3,20,000 वोट लाने के बावजूद वो उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। और उसी सीट पे झारखंड विकास मोर्चा जो कि बाबूलाल मरांडी जो कि पहले वजीर रियासत तश्कील के बाद जो है पहले जो है वजीर आला बने थे, वो उनकी जो है पार्टी है और वो उस सीट पे को छोड़ने को तैयार नहीं है। और वहीं फुरकान अंसारी भी अपने उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से अजीम इत्तेहाद अब तक जो है हतमी तौर पे वो फैसला नहीं लिया जा सका है कि किस सीट पे किसे जो है वो उम्मीदवार बनाया जाए। अब उस मामला को निपटाने की कोशिश की जा रही है। आपके पास आएंगे हमारे रिपोर्टर एक और जुड़ चुके हैं सनम तसद्दुक श्रीनगर से, उनके पास जाएंगे। लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहताब आलम। मेहताब आलम, अगर बात कर ली जाए हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में हुकूमत की तश्कील हुई, इस ताल्लुक से सवाल करेंगे। लेकिन इस वक्त सनम तसद्दुक के पास चलते हैं। सनम तसद्दुक, अगर बात की जाए आपसे कुछ देर में ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी कब और कहां पर इंतखाबात किस तारीख को होना है। इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। ऐसे में अगर बात कर ली जाए रियासत जम्मू कश्मीर की, तो इस बार वहां की अगर बात की जाए सियासी पारे की, तो क्या कुछ कह रहा है? तो सना, अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपने जो देखा, जो यहाँ पे पिछली सरकार रही बीजेपी और पीडीपी के, और जो बीच राह में ही उसका गठबंधन जो है वो टूट गया। और उसके बाद हालांकि जो ये यहाँ पे पीडीपी ने काफ़ी पिछले इलेक्शंस में जो सीटें हासिल की थी वो सिंपैथी वोट्स लिए थे, और उसके बाद उन्होंने जो गठजोड़ किया है बीजेपी के साथ। और हालांकि उन्होंने विकास को लेके, जो डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे जो वो गठजोड़ नॉर्थ और साउथ पोस्ट को मिलाने की बात की थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे हालात रहे वो आपको भी मालूम है कि कैसे हालात रहे और कैसे जो डेवलपमेंट के वादे किए गए थे वो उतना खास देखने को यहाँ पे नहीं मिले। चाहे वो यहाँ पे हाईवे की बात करें या फिर जो बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के या पावर प्रोजेक्ट्स के रियासत को वापसी की बात हुई थी, जो एजेंडा ऑफ अलायंस में वादे किए गए थे, उन पे कहीं पे भी अमल होता हुआ नजर नहीं किया गया। वहीं उसके बाद जब ये सरकार टूट गई तो एक लोगों में नाराजगी पीडीपी की ओर है। एक वजह ये कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के उनके साथ गठजोड़ किया, और उसके बाद जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से ये कहा था कि किन बुनियादों पे उन्होंने ये गठजोड़ किया है, वो वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। और अगर बात करें उनकी, तो वो जैसे अभी पिछले दिनों बात कर रहे थे, महबूबा मुफ्ती बात कर रही थी मीडिया से, तो उनसे हमने ये सवाल जरूर पूछा था कि वो इलेक्शंस के हवाले से क्या कहना चाह रही है। तो उनका ये कहना था, हालांकि जो आपको भी पता है कि उनकी पार्टी की अभी यहाँ पे हालत इतनी सही नहीं है कि हर अगले दिन उनकी पार्टी से कोई बड़ा लीडर निकलता और बाकी पार्टीज में जो शमूलियत इख्तियार कर रहा है। और
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चांसेस है वो ब्राइट है, या फिर जो नई पॉलिटिकल पार्टी जो अभी बाईस वजूद आई है, हालांकि पहले से ही मौजूद है लेकिन जिस स्ट्रंगत में वहां पे उसको ज्वाइन कर रहे हैं, सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो भी 87 सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी में है और उनको उम्मीद है कि वो एक अल्टरनेटिव देंगे। जो खानदानी राज की वो तोड़ की बात कर रहे हैं और उनका भी एक अपना नजरिया है। हालांकि उनसे भी मैंने कल ही बात की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो इस हक में है कि अभी यहाँ पे जो इंतखाबात हो, वो इंतखाब जो पार्लिमानी इंतखाबात है उसी के साथ असेंबली इलेक्शंस भी मुनक्किद किया जाए। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो अभी 10-15 दिनों से जो हालात बने हैं, ऐसे में उनको ये नहीं लगता है कि यहाँ पे अभी ऐसे माहौल तैयार है जिसमें इलेक्शन कराया जाए। और जैसे उन्होंने हवाला दिया यूएलबी का या पंचायत इलेक्शंस का, उन्होंने कहा कि काफी कम तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जिसकी वजह से वो ये नाउम्मीद है। और उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे इलेक्शन हो, चाहे 3-4 महीने यहाँ पे अगर रुकना भी पड़ता है, तो यहाँ पे लोग जो चुने कसीर तादाद में लोग निकले और अक्सरियत से अपने नुमाइंदों को असेंबली में भेजे ताकि उनकी वहाँ पे एक पकड़ हो, उनकी आवाज की एक कदर हो, ताकि उनके काम हो सके। इंतखाबात में दरिया के दो किनारे मिले थे लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ अच्छा नहीं निकला, हम सब ने देखा। ऐसे में आवाम की नाराजगी बजाहिर है। इस वक्त रुक कर लेते हैं भोपाल का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़े हुए। मेहताब, हाल फिलहाल ही में असेंबली के इंतखाबात हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसके बाद नतीजा सामने है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो काफी उतावली होती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस दमखम के साथ खड़ी हुई है। लेकिन अगर बात लोकसभा चुनाव की कर लें, आम इंतखाबात की बात कर लें, तो क्या इत्तेहाद और मोदी, क्या कुछ फैक्टर आप वहां पर देख रहे हैं? और इस वक्त तस्वीरें आपको विज्ञान भवन से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन की टीम मौजूद है। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो जाएगा और तारीखों का ऐलान होगा। लगातार देख रहे हैं, गुज़िश्ता 1 घंटे से हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। सुनील अरोड़ा के जरिए आज इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात 7 मरहले में होंगे और साथ ही साथ 7 मरहलों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है कि कब और कैसे इंतखाबात कराने हैं। और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। इस पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे कश्मीर का। हमारे साथ हमारे एडिटर मनोज कौल जुड़ चुके। मनोज कौल, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, 5 मरहलों में इंतखाबात होने हैं, पार्लिमानी इंतखाबात होने हैं और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया, साफ कर दिया है कि असेंबली इंतखाबात नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सना, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 5 जो फेजेस होंगे, 5 मरहलों में चुनाव होंगे। टोटल जो हमारी 6 लोकसभा सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए 5 मरहलों में चुनाव होंगे। तो जाहिर है कि जिस तरह के हालात कश्मीर वैली के अंदर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट करना बहुत जरूरी होता है और वहाँ जो सिक्योरिटी है पोलिंग बूथ्स की और बाकी जो चीजें हैं, अमले को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने का काम है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में। तो यही वजह है कि शायद चुनाव कमीशन ने यह फैसला लिया है कि 5 मरहले में यहाँ जो है चुनाव कराए जाएंगे। और जहाँ तक असेंबली चुनाव का ताल्लुक है, उनका इलेक्शन कमीशन ने आज ये कह दिया कि आज ये इसका ऐलान नहीं किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर असेंबली चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तना हमें 1 घंटा पहले ही हमारे जराये के हवाले से खबर दी थी, जो हमें जराये से मालूम हुआ था कि इलेक्शन कमीशन आज कोई ऐलान नहीं करेगा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हो। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि उन्हें जो फीडबैक मिला है रियासत की तरफ से और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से, उसके मद्देनजर उन्होंने ये इस तरह का फैसला किया है कि अभी फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। उसके बाद एक कमेटी का भी ऐलान किया गया जिसमें ये बताया गया कि वो कमेटी जो हालात का जायजा लेने के बाद जो फीडबैक है वो अपना वो इलेक्शन कमीशन को देगी। तो जाहिर है कि ये फिलहाल जो है असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में टल चुके हैं, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो आना शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है। लेकिन मनोज कौल, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा चैलेंज रहता है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने भी ये माना कि जब उन्होंने दौरा किया और जो सियासी पार्टियां उनसे बातचीत की, उन्होंने सिक्योरिटी का मसला सबसे पहले रखा। ऐसे में उन्होंने साथ ही साथ अनंतनाग का जिक्र किया कि अनंतनाग को देखते हुए हमने वहां पर 3 मरहलों में इंतखाबात कराने का फैसला लिया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के सामने एक चुनौती है सिक्योरिटी को लेकर।
जी हाँ, बिल्कुल चुनौती जरूर है सना। जिस तरह से मैंने कहा कि जहाँ जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, ये आज पहली बार नहीं है कि इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। हालांकि पिछले 2-3 साल से जो हालात थे दोबारा खराब हो चुके हैं, ज्यादा जो मिलिटेंसी की कार्रवाइयां हैं वो बढ़ चुकी हैं, जिससे एक और नया चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आया है। लेकिन ये चुनाव जो फिलहाल हम ये कहेंगे उसका ऐलान जो नहीं किया गया असेंबली के लिए, उसका जो है रद्दअमल सामने आना शुरू हो गया। उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा कि राजनाथ सिंह वजीर दाखिला जो है, जो जब उस वादे का क्या हुआ जब उन्होंने कहा था कि यहाँ असेंबली के चुनाव भी कराए जाएंगे, तो वो नाराज दिखते हैं इस फैसले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। साथ ही कांग्रेस से हमारी बात हुई थी टेलीफोन पे, तो उनका भी ये मानना है कि जब लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं तो फिर असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जो है अपना रद्दअमल है इस ऐलान पर कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव नहीं कराए जाएंगे। साथ ही बीजेपी की अगर बात करेंगे सना, तो बीजेपी के कविंदर गुप्ता से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने सीधा हवाला दिया चुनाव कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा का, और उनका ये कहना था कि जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बताया कि वहाँ सिक्योरिटी। मनोज कौर आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से भी जुड़ चुके हैं समीर भट्ट। 5 मरहलों में इंतखाबात होने हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, ऐसे में सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। अगर बात सियासी लीडरान के रद्दअमल की करें तो इंतखाबात को लेकर क्या कुछ जम्मू में रद्दअमल आ रहे हैं? समीर, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। आपको बता दें कि पहला मरहला 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है, वही दूसरे मरहले के तहत 18 अप्रैल को पोलिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। और साथ ही साथ तीसरे मरहले की अगर बात करें तो तीसरा मरहला 23 अप्रैल है। वहीं चौथे मरहले की अगर बात की जाए तो चौथा मरहला 29 अप्रैल के तहत यहां पर पोलिंग होगी। और साथ ही साथ अगर 5वें मरहले की बात करें तो 6 मई को पोलिंग होनी है 5वें मरहले के तहत। वहीं छठे मरहले की अगर हम बात करें छठे चरण की, तो 12 मई को इंतखाबात की पोलिंग होगी, वोटिंग होनी है। और वहीं अगर 7वें मरहले की बात करें तो 19 मई को पोलिंग होनी है। 7 मरहले हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों के ऐलान कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर काउंटिंग डे की बात करें तो काउंटिंग 23 मई को होगी और नतीजे भी 23 मई को होंगे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के तारीखों के ऐलान के बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट जो है अब लग चुका है। ऐसे में जो सियासी पार्टियां हैं वो चुनावी रैलियां नहीं कर सकती, और साथ ही साथ जो इन अवामी फलाह बहबूद के जो काम है वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। ऐसे में तमाम रियासतों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अगर इस तरह के काम में कोई मुलव्विस पाया गया, किसी लीडरान की जानिब से किसी वोटर्स को पैसे और रिश्वत देने के ताल्लुक से कोई खबरें आती हैं, तो इस पर इलेक्शन कमीशन सख्त से सख्त कार्रवाई लेता है। यानी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जम्मू का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ चुके हैं। समीर भट्ट, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। अगर बात कर ली जाए कोड ऑफ कंडक्ट की तो वो भी लग चुका है। ऐसे में अगर सियासी रद्दअमल की बात करें तो जम्मू में किस तरीके का सियासी रद्दअमल और साथ ही साथ पब्लिक का क्या कुछ कहना है? देखिए, ऑब्वियसली जो रद्दअमल है वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस होने ही थे 5 साल के बाद। लेकिन सबकी नजरें जो थी, मैं आपको बता दूं, कई दिनों से जो सबकी नजरें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वो था असेंबली इलेक्शंस क्या होंगे कि नहीं होंगे। इस पे सबकी जो थी नजरें थी। लेकिन जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस का आज अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उससे सबसे बड़ा जो धक्का लगा है, जो पॉलिटिकल हम कह सकते हैं, जो हम ये कह सकते हैं जो जिससे उनको सेटबैक लगा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा है। जहां तक पीडीपी की बात है वो इससे खुश होगी, क्योंकि पीडीपी का जो ग्राफ है वो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त डाउन है, तो उसको अब एक थोड़ा मौका मिल सकता है आगे चल के अपने आप को मजबूत करने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी का जो था वो कंफ्यूजिंग स्टेट में था। बीजेपी पहले नहीं चाहती थी इलेक्शंस हो असेंबली के, वो और उनके जो लीडरान थे वो दबे जबान भी ये कह रहे थे कि हम अभी नहीं चाहते, हमें टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का भी ग्राफ जो था, क्योंकि वो 3 साल यहाँ सरकार में रहे और उसके बाद उनका जो ग्राफ था वो डाउन हो गया था। लेकिन जब से एयर स्ट्राइक्स हुई तब उसके बाद उनका जो माइंड है वो चेंज हो गया, उनका नजरिया चेंज हो गया, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि वो अब असेंबली इलेक्शन जहाँ चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी को लद्दाख और
जम्मू में इस एयर स्ट्राइक के बाद जो हालात बने हैं और जिस तरह से कड़े कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ और मिलिटेंट्स के खिलाफ, तो उससे उसको फायदा मिल सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो बिल्कुल पहले से कह रहे थे कि अगर चुनाव होते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उनका एक स्टैंड पहले से ही रहा है। लेकिन जहां तक लोगों की बात है, लोग भी चाहते थे कि असेंबली के इलेक्शन जल्दी हो। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग हैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि असेंबली के इलेक्शन हो, क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। लोगों की रसाई होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, एमएलएज होते हैं, और जो उस टाइम जो गवर्नमेंट का जो निजाम है बहुत दुरुस्त रहता है। लेकिन जब से जो गवर्नर रूल है उसमें भी बड़े अच्छे कदम उठाए गए हैं। गवर्नर ने बड़ी पॉलिसीज मुरतब की है जो लोगों को बार रही है, लेकिन लोग फिर भी ये मिस कर रहे हैं, एक पॉपुलर गवर्नमेंट को यहाँ पे मिस कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो उनके जिस तरह से असेंबली और जिस तरह से म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए, पंचायत इलेक्शंस हुए, और उसमें जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छी वो परसेंटेज हुई, तो वो चाहते थे कि अगर असेंबली इलेक्शंस भी साथ ही हो जाते तो उनके लिए वो अच्छा रहता। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी चीजों का देखना है, और जब से पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद जो हालात बने हैं बॉर्डर पे, और जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर भी थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको अपने हिसाब से सोचना देखना पड़ता है कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक है क्या, अगर कल वोटिंग होती है तो उसमें क्या वोट परसेंटेज जो लोग हैं वो अच्छी तरह से आगाराना तौर पर वोट डाल पाएंगे, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये सारे जाविये हैं जो एंगल्स हैं वो सरकार इलेक्शन कमीशन को देखने होते हैं। लेकिन जहां तक लोगों की बात है, लोग चाहते थे, अगर मैं जम्मू की खासकर बात करूं तो यहाँ लोग चाहते थे कि असेंबली इलेक्शन साथ में अगर होते तो बहुत अच्छा होता, और उनको फिर जो है अपनी सरकार यहाँ पॉपुलर सरकार जो जाहिर सी बात है, रियासत की तरक्की जब होती है, जब सरकार वहां पर होती है खातिर ख्वाह तौर पर। मनोज कौल, रियासत की तरक्की तभी मुमकिन है जब सरकार हो, सरकार नहीं है और क्या कुछ खलतमल चल रहा है हम भी देख रहे हैं। ऐसे में पार्लियामानी इंतखाबात जो हो रहे हैं, अगर बात की जाए असेंबली इंतखाबात की, तो क्या वोटिंग परसेंटेज असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे, पार्लियामानी इंतखाबात कंडक्ट कराए जा रहे हैं 5 मरहले में, तो क्या वोटिंग परसेंट में इस वजह से कोई फर्क नजर आएगा या आ सकता है? नहीं, देखिए जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है ना, सना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले देखना पड़ेगा किस तरह का माहौल पैदा किया जाता है इलेक्शन के लिए। जो आम वोटर है उसके लिए किस तरह की सिक्योरिटी रहेगी, किस तरह का माहौल रहेगा, और साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह से अपनी कैंपेनिंग करेंगी लोकसभा चुनाव के लिए। हालांकि हमने ये देखा हुआ कि पार्लियामानी चुनाव जब होते हैं, खासतौर पर कश्मीर वैली में, उसमें वोटिंग परसेंटेज जो होता है असेंबली इंतखाबात के बजाय बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि अगर असेंबली चुनाव भी इसके साथ ही होते तो शायद पार्लियामानी चुनाव जो है उसमें जो पोल परसेंटेज होता उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि अब वो फिलहाल असेंबली चुनाव इसके साथ नहीं हो रहे हैं, तो लिहाजा ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का माहौल पैदा किया जाता है, किस तरह की कैंपेनिंग होती है, और उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग वोट डालने के लिए आते हैं। जहाँ तक कश्मीर वैली का सवाल है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, जहाँ सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, जहाँ बाकी मामला भी हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां लोग पहले भी वोट करते आए हैं और लगता है कि अब की बार भी वोट करने के लिए आएंगे। हमने देखा भीना की तरह से अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पर जो बाईपोल कराना था वो नहीं हो पाया, जिस तरह के हालात वहां थे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह की कार्रवाई करते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल पे कोशिश ये करेगी ताकि ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, एक माहौल फराहम किया जाए वोटर को, ताकि आजादाना तौर पर बिना खौफ के वोट का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर। जाहिर सी बात, और यही कोशिश है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस बात पर जोर दिया गया कि जो हसास इलाके और हसास जो रियासत है वहां पर सिक्योरिटी के मामूल बंदोबस्त किए जाएंगे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 मरहले में इंतखाबात कराए जाएंगे, और इसी तरीके से जो 7 मरहले में इंतखाबात होने उनकी तारीखों का अलग अलग ऐलान किया गया है। लेकिन अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग एक ही दिन मुतय्यन की गई है, यानी 23 मई को काउंटिंग होगी, और इसी दिन नतायज का भी नतायज आ जाएंगे और तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी कि किसको इस बार अवाम ने कुर्सी सौंपी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे
न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब, चलिए सीधे उनका रुख करेंगे। तहसीन साहब, सिर्फ ये तारीखें नहीं है इलेक्शन की, बल्कि असल इम्तिहान अब शुरू होगा, आपका तज्जिया? ये सभी का है, जमहूरियत का जश्न है जिसका इंतजार हर 5 साल पर हम लोग करते हैं और यही हिंदुस्तानी जमहूरियत की खूबी भी है। यहाँ पर आप चाहे जितनी ताकतवर क्यों ना हो, आपको जो है 5 बरस में आवाम की अदालत में जाना पड़ता है और आवाम से आपको जो है अपने, अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो उन पर मोहर लेनी होती है। और यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत का जश्न है, यही जमहूरियत का त्यौहार है जिसका इंतजार आवाम जो है 5 बरस करते हैं। और यकीनी तौर पर उसका ऐलान हो चुका है और अब तमाम सियासी पार्टियां जो है उनको एक दायरे में रहते हुए और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उस दायरे में रहते हुए अपनी बातें जो है आवाम तक पहुंचानी होंगी और उसके तहत ही अब सब कुछ करना होगा। जी तहसीन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो सिक्योरिटी अहम मुद्दा रहा और साथ ही साथ जो कड़ी निगरानी की बात की गई है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो या फिर आमदनी की बात हो, तो एक एक चीज के ऊपर कड़ी नजर रहेगी। नहीं, देखिए इस बार सबसे बड़ा अहम सवाल हमने देखा गुज़िश्ता बरसों में, जो सोशल मीडिया है उसका बेजा इस्तेमाल जो है वो बहुत हो रहा है और तमाम सियासी पार्टियां, कोई आप किसी एक सियासी पार्टी को इल्जाम नहीं दे सकती हैं। सब सियासी पार्टियों के नुमाइंदे, जो उनका एक आईटी सेल है वो बैठा हुआ है और हर तरह की उल्टी सीधी तस्वीर, फेक न्यूज, ये सब चीजें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि उस पर निगरानी रखी जाएगी, एक मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी और उन्होंने ये भी कहा कि गूगल और फेसबुक वगैरह जो ये हैं ये लोग भी इस पर नजर रखेंगे। तो यकीनी तौर पर तमाम सियासी जमातों को, अपने जो हिमायती हैं उनको भी इसके लिए तैयार करना होगा, उनको भी समझाना होगा और खास तौर से जो समाजी तंजीमें हैं उनको भी वोटरों को और लोगों को बेदार करना होगा सोशल मीडिया की जो खामियां हैं उनकी सब से बचने के लिए और तमाम जितनी भी फेक न्यूज और इस तरह की जो भी चीजें होंगी उनको आगे बढ़ाने से पहले ये एक हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर हम बालिग हैं, कि हम जो है ऐसी चीजों को आगे ना बढ़ाएं। और अब तो इस तरह के टूल्स भी मौजूद हैं जिस पर आप जाके ये पता भी कर सकते हैं कि ये खबर सही है या गलत है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ाएं। तो ये सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए जमहूरियत जो है वो उसमें बहुत ताकत है और जमहूरियत को तक़वियत बख्शना सिर्फ सियासी जमातों का फर्ज नहीं है बल्कि तमाम वोटरों का, तमाम जमहूरी निजाम में जिनका भी यकीन है उन सब का फर्ज है कि जमहूरियत को तक़वियत बख्शें और ये इंतखाबात उसी का एक सबूत होते हैं। जी तहसीन मुनव्वर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर साहब भी मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले उनका रिएक्शन जानते हैं। अली मोहम्मद सागर साहब, डेट्स का ऐलान हो चुका है, आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमने जब हम इलेक्शन कमीशन की टीम से मिले, ऑलमोस्ट ऑल तमाम पार्टियों ने कश्मीर में, जम्मू में ये कैटेगोरिकली वाज़िया किया कि साइमल्टेनियसली असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के इंतखाबात होने चाहिए। और हमने ये भी गुजारिश की थी चीफ इलेक्शन कमीशन के वो जो हेड कर रहे थे टीम को कि कम से कम यहाँ जम्मू कश्मीर में या मुल्क में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की एक क्रेडिबिलिटी है, अभी भी लोगों को इन इरादों पे भरोसा है, ट्रस्ट है। लेकिन आज के फैसले से पता चला कि मेरे ख्याल में शायद वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी नहीं रही। जम्मू कश्मीर के तमाम पार्टियों से मिलकर, लोगों से मिलकर जो उनको एक राय आई थी उस राय के बरखिलाफ उन्होंने आज यहाँ फैसला सुनाया। जी अली मोहम्मद सागर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी को लेकर बात होती रही है, उन तमाम चीजों को मलहूज़े खातिर रखते हुए ही ये फैसला हुआ? वो बेहतर इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं। सिक्योरिटी के हालात यहाँ 1990 से ऐसे ही हैं और हालात कभी ज्यादा खराब, कभी कम खराब। एक मसला है, उस मसले के बारे में आवाजें उठती हैं, हमेशा उठती हैं। लेकिन जो फैसले पिछले दिनों से, जब से गवर्नर रूल लगाया गया, जिस तरह वायलेशन की जा रही है यहाँ के खुसूसी पोजीशन की, मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल फैसला है जो लिया गया। नहीं तो लोग चाहते थे, अगर लोगों की राय जाननी थी, अगर जमहूरियत को
इसकी इज्जत रखनी थी, तो लोग चाहते थे कि यहाँ इलेक्शन हो जाए और अपनी सरकार बने, क्योंकि गवर्नर रूल कोई अच्छा रूल जम्मू कश्मीर या दूसरे मुल्क के रियासतों में नहीं है, वो कोई नियामुल बदल नहीं है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। जी सागर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो भी वहां पर नुमाइंदे आए उनसे मिली, या फिर खासतौर से अगर एनसी की बात करें तो शायद वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाई? पूरी तरह रख पाए, और हमने डिटेल्स दिए। मैं आई वॉज हेडिंग द डेलीगेशन, मेरे साथ चौधरी रमजान साहब थे और नासिर असलमानी थे, तमाम जो टीम मिले, और उस वक्त न्यूज भी आई ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर दे आर बिलोंग टू जम्मू और लद्दाख और कश्मीर, उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियसली यहाँ पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। अली मोहम्मद सागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, लगातार तमाम जो रिएक्शंस आ रहे हैं इन तारीखों के ऐलान के बाद, उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तहसीन मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जो पीसी हमने सुनी, उसमें सिक्योरिटी सबसे अहम मुद्दा रहा, और खासतौर से जो बेजा असराफ होते हैं उनके ऊपर भी लगाम कसने की कोशिश। रहनुमा होते हैं वो हर वक्त वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार होते हैं, और यही उनके अंदर एक काबिलियत होती है कि जब भी उन्हें चुनाव में जाने का मौका मिले वो उसमें जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के मामले में अगर हम देखें तो गुज़िश्ता दिनों जब ये इनका वफ्द वगैरह मिला था, उसके बाद जो खबरें आई थी उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव जो है वो असेंबली इंतखाबात के साथ ही हो जाएंगे, लेकिन असेंबली इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हम देखें कि अभी बाकी जगह का भी इस तरह से ऐलान नहीं हुआ है असेंबली इंतखाबात का। तो और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो अगर हम असेंबली इंतखाबात एक साथ कराते हैं तो उनकी 100 से ज्यादा जो नशिस्तें हैं 112, तो 111, 112, तो उसमें अगर इंतखाबात होते हैं तो इतने सारे नुमाइंदों को सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन है कि इस वक्त जो है पॉसिबल नहीं होता। तो इस लिहाज से शायद इसको टाला गया हो, लेकिन अगर साथ हो जाता तो इनकी मायूसी बता रही है सबकी। मैंने उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट देखा है, उसको लेकर उनमें भी मायूसी है कि अगर इसके साथ में इंतखाबात हो जाते, मैंने राजनाथ सिंह को भी उसमें टैग किया है। तो मुश्किल ये है कि सिक्योरिटी बहुत अहम है, अगर इंतखाबात के दौरान कोई ऐसा नाजेबा वाकया वहां पर हो जाता तो फिर शायद वो मुमकिन नहीं रहता। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि हम जो है पार्लियामानी इंतखाबात के साथ साथ जो है इसको करवा लिया जाए, और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये शायद इलेक्शन कमीशन ने सोचा हो। आप देखेंगे बिहार में भी आपको जो है पूरे 7 फेज में चुनाव होते नजर आ रहे हैं। आखिर के 6ठा और 7वां फेज देखती है तो 8-8 सीट है। शुरू में पहले फेज में 4 सीटें, उसके बाद 5-5 सीटों के भी इंतखाबात हो रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे छत्तीस अपना झारखंड में, क्योंकि आप नक्सलवादी जो है उनका बहुत दबदबा सा रहता है, तो उस लिहाज से वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कई फेजेस में इंतखाबात हो रहे हैं। तो ये एक अहम मसला होता है, न सिर्फ आपको नुमाइंदों को जो इंतखाबात कर रहे हैं उम्मीदवार, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना होता है, उसके बावजूद उनका जो वोटर है उनकी भी सेफ्टी और उनकी हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है कि ये तमाम दुनिया हमारी तरफ देख रही होती है सबसे बड़ी जमहूरियत की हैसियत से हिंदुस्तान में जो इंतखाबात है वो पुरअमन तरीके से हों, और इसके लिए हमारी तारीफें भी होती है। तो यकीनी तौर पर 7 फेज में अगर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, पिछली बार 9 फेज में हुए थे, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है। और अली मोहम्मद सागर साहब और दूसरे जो रहनुमा है जम्मू कश्मीर के, उनकी मायूसी भी समझ में आती है, क्योंकि अवाम भी, जैसे मैं समीर को सुन रहा था, अवाम भी जो है जम्मू के भी अवाम चाहते थे कि असेंबली इंतखाबात भी साथ में होते तो बेहतर रहता। जी तहसीन साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से मुख्तलिफ रियासतों पर खास ध्यान दिया गया है, हर रियासत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां के जो हालात हैं, तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो है इन डेट्स का ऐलान किया गया है, तो यकीनन ये एक मुश्किल मरहला रहा है, सिर्फ डेट्स ही नहीं है। नहीं, उसमें क्या होता है हिना कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनके मूवमेंट के लिए वक्त चाहिए होता है कि एक जगह इंतखाबात करा के उनको दूसरी जगह भेजा जाता है,
फिर वो दूसरी जगह इंतखाबात कराने के बाद फिर तीसरी जगह जाते हैं। तो जब ये पूरी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है जो इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के जरिए और वजारत दाखिला के दफ्तर के जरिए और तमाम जो रियासती जो सिक्योरिटी एहलकार है, जो ऑफिसर्स हैं, उनके जरिए एक लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत तवील दिनों तक चलने वाला ये प्रोसेस है। उसमें ये सब कुछ चीजें ध्यान में लाई जाती हैं कि कहाँ पे कैसी सिक्योरिटी और किस तरह की चीजें आपको दस्तयाब है, उसके हिसाब से कितने मूवमेंट में उनका वक्त लगेगा। फिर जो बैलेट जो ईवीएम मशीन्स वगैरह हैं उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना होता है। जहां फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया, उनको फिर किस तरह से जो है सिक्योर जगह पे रखा जाएगा। तो वो सारे मूवमेंट और अपना आप देखिए हिंदुस्तान में आप जमहूरियत की देखिए खूबी देखिए कि कहीं पर अगर एक वोटर भी मौजूद है और वो आपको लद्दाख के बहुत दूर दराज के इलाके में आपको मौजूद है, तो वहां पर भी जहां 2 दिन चलने के बाद जाना पड़ता है बर्फ से, तो उसका वोट लेने भी एक आदमी वहां पर जाता है और पूरी तमाम फैसिलिटीज होती है। तो ये सिर्फ तारीखें भर नहीं है बल्कि एक पूरा मरहला है जिसने हिंदुस्तान की जमहूरियत को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो हमारी तरफ रहती। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन मुनव्वर साहब तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। जिस तरह से आपने एक एक चीज का तज्जिया किया हमारे नाज़रीन के सामने, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आइए अब आपको दिखाते हैं कि कवींद्र गुप्ता बीजेपी से हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग हुई तो सभी पार्टीज ने ये डिसाइड किया था कि ये इलेक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना प्रेरोगेटिव रहता है। तो किस प्रकार सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर के, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। स्टेट में जब भी हालात ठीक होंगे, क्योंकि सेंट्रल सिक्योरिटीज की जरूरत रहती है, भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से उसका अपना निर्णय लेगी। अभी भी फेस मैनर में इलेक्शन किए गए हैं और ये जो इलेक्शन है पूरे देश भर में है, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान सिक्योरिटी की जो पोजीशन है ना बदले ना बिगड़े, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ऐसे मापदंड अपनाने पड़ते हैं जिससे हालात खराब ना हो। मुझे लगता है कि शायद यही जम्मू कश्मीर के और देश के हित में होगा। और चलिए नाज़रीन एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद आलम और महफूज भी। नौशाद, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जब से ये डेट्स का ऐलान हुआ है उसके बाद का फर्स्ट रिएक्शन वहां जानना चाहेंगे जो आपके साथ मेहमान मौजूद हैं। कहां गए 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष की बात करनी थी, उसके बदले आप लेकर जोश देखा जा रहा है। हम अभी झारखंड बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लीडर हैं, कुछ कारकुनान हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, कितना जोश दिखा जा रहा है यहाँ पे और क्या उम्मीदें हैं। पिछली बार जिस तरह से आपने वो कामयाबी हासिल की थी 14 में 12 सीटों पे, इस बार जो है कामयाबी मिलेगी? इस बार की जो कामयाबी है वो करीब 14 के 14 सीट में हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि 14 के बाद हम लोग की जो मोदी जी की जो कार्य हुई है पूरे देश में, वो एक सराहनीय भूमिका रही है। और इस बार की जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में काफ़ी जोश और खरोश के साथ काम करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और जितनी भी बूथ कमेटी वगैरह हम लोग की है, जो इलेक्शन जीतने की जो प्रक्रिया है वो पार्टी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पिछली बार तो जो है मोदी लहर का काफी जो है असर देखा गया था। इस बार क्या है, किन मुद्दों को लेकर के आएंगे, क्या कुछ काम हुए हैं? आप बीजेपी का दावा रहा है कि काफी काम विकास के काम हुए हैं, लेकिन वहीं जो है विपक्ष का ये आरोप रहा है कि वो काम जो है सिर्फ जुमलेबाजी ही रही है, वो जमीनी हकीकत कुछ इससे अलग है। अगर विपक्ष को अगर जानना हो जो हमने क्या काम किया है, तो 8 करोड़ वैसे परिवार के पास पहुंचे जिनके घर में पहली बार गैस का चूल्हा जला है, वैसे लाभुक के पास पहुंचे जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे, लोन लेकर के और ऋण में दब करके एक दूसरी बीमारी में मर जाते थे, वैसे लोगों के जाकर के पूछे जिनके घर में पहली बार लाइट जला है। पहली बार तो पिछले बार तो हम लोग ठीक है, हमारे साथ नौशाद आप लगातार बने रहिए अपने खास मेहमानों के साथ। महफूज आपके पास आना चाहेंगे, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, आगे क्या? देखिए हिना, जो ऐलान हुआ है कि 7 मरहले में इंतखाब होगा। बिहार के 40 पार्लियामानी हलके में का इंतखाब जो है 7 मरहले में आएगा। हम आपको
बताना चाहेंगे, डेट बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो है ऐलान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जिस हिसाब से चीज़ों को तय किया है उससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गौर व खोज किया गया है इस मामले में। पहले चरण में 4 सीट पर वोट डाले जाएंगे बिहार में, दूसरे मरहले में 5 सीट है, तीसरे मरहले में 5 सीट है, चौथे में 5 है, 5वें में 5 है, छठे मरहले में 8 सीट है और 7वें मरहले में 8 सीट है। यानी कि साफ है कि बिहार में सिक्योरिटी का बहुत सख्त इंतजाम होगा और तमाम इलाकों के पस मंजर के हिसाब से उसके मंजरनामे को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने मरहले वाइज सीटों का इंतखाब तय किया है। एक बात और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टियां काफ़ी दिनों से अपनी तरफ वोटरों को रागिब करने की कोशिश कर रही हैं, अपने हक में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो जाहिर है आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उससे बचते हुए उस मुहिम में मजीद तेज़ी आएगी कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी न हो, उसके खिलाफ भी न जाए, लेकिन वो अपनी मुहिम में जो है कामयाब हो सके, उसमें भी वो मुहिम तेज़ होगी। एक और साफ तौर से जो लोगों में देखने को मिल रहा है कि लोगों में काफ़ी जोश है, उन्हें एक बार फिर से इस अजीम त्यौहार में शिरकत करने का मौका मिल रहा 5 साल के बाद में, और ये अजीम त्यौहार इस बात को बताता है कि आवाम ही असल में जमहूरियत की मालिक होती है और वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, अपने पसंद के मुताबिक उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे, जो उम्मीदवार उनके कसौटी पर खरा उतरेगा उनको उनका इंतखाब करेंगे। साथ ही यहाँ हम ये इस बात का जिक्र जरूर करना चाहे। अच्छा, हमारे साथ अरबाज भी मौजूद हैं राजस्थान से, हमारे साथी अरबाज आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल इलेक्शन की डेट्स आने के बाद। जी बिल्कुल, जो विधानसभा के चुनाव कुछ दिनों पहले राजस्थान में हुए थे उसके बाद में काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि लोकसभा इलेक्शंस का अनाउंसमेंट कब होता है। आज उस घड़ी का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। जिस तरीके से यहां पर अनाउंसमेंट किया गया है इलेक्शन का, जो 29 अप्रैल और 6 मई को यहां पर 2 अलग अलग फेज में चुनाव किए जाने हैं। जो 13 जो लोकसभा सीट हैं उन पर यहां पर 29 अप्रैल को जो है वोटिंग होगी, जबकि 12 लोकसभा सीटों पर यहां पर 6 मई को मतदान किया जाना है। राजस्थान का अगर हम आपको थोड़ा बहुत अगर बताएं किस तरह के यहां हालात रहे हैं, किस तरह का जो है यहां पर जो सियासी सोच रही है। जो पिछला चुनाव हुआ था 2014 का, उसमें 25 सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। तमाम सीटों पर एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। जिस तरह के हालात यहां पर अभी जो असेंबली इलेक्शन के बाद में बने हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मौजूदा सरकार होती है, जो सत्ता में होती है, उसका असर यहां पर देखने को मिलता है। पिछली जो कांग्रेस की जो एक तरह से देखा जाए सरकार थी, उस दौरान भी यहां पर कांग्रेस ने अच्छी सीटें हासिल की थी। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी पिछले इलेक्शन में 2013 में जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उसमें 163 सीट बीजेपी को मिली थी, जबकि 25 लोकसभा सीटें सभी के सभी बीजेपी ने जीती थी। फिलहाल एक जो अगर देखा जाए उपचुनाव हुए थे, बाई इलेक्शंस हुए थे, उनमें से 2 सीटों पर इलेक्शन यहां पर हुए, दोनों ही सीटों पर बीजेपी हार गई थी। उसके बाद में अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, दोनों ही जो सियासी पार्टियां हैं पुरजोर जी, तो बहरहाल तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो करो या मरो वाली स्थिति में आ ही चुकी हैं। नौशाद, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अभी हम तहसीन मुनव्वर साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाई कि सिक्योरिटी का जो डिप्लॉयमेंट होता है, जो दस्ते हैं उनको जो तैनात किया जाता है, वो जगह की हसासियत को देखते हुए किया जाता है। झारखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा हमें मुतासरा इलाके नजर आते हैं। तो ये जो तमाम मरहलेवार जो डेट्स आई हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही इनका इंतखाब किया गया है। जी बिल्कुल है ना, मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये पिछले जो 4 जो मरहले हैं जो आखिरी के, उसमें जो है ना झारखंड के 14 सीटों के लिए इंतखाबात होंगे, यानी 29 अप्रैल को, 6 मई को और 12 मई को और 19 मई को, यानी 4 मरहले में टोटल जो है 14 जो है वो पार्लियामानी हलके हैं, वहाँ पे इंतखाबात कराए जाएंगे। और आपने सही कहा कि झारखंड काफ़ी जो है ना हसास इलाका है और बेशतर जो अजला है वहाँ जो है नक्सलियों का गलबा है। लेकिन पिछले चंद सालों में हम अगर इस पर नज़र डालेंगे तो जिस तरह से हमारे जवानों ने जो कामयाबी हासिल की है और हुकूमत का जो मंशा रहा है और पुलिस महकमे का जो मंशा रहा है और CRPF की जो कोशिशें रही हैं कि नक्सलियों को पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाए, यहाँ पे जो नक्ल हरकत है पूरी तरह से उसके खात्मे के लिए मुसलसल जो है कार्रवाई की गई। और आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में को जो गंजू गोप हैं और ऐसे कई जो है जो इनामी जो है नक्सली थे उनको मार गिराया गया। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नोटोरियस जो है वो नक्सली थे जो कि कई
जो है ना वाकयात में मुलव्विस रहे हैं। जी, तो सिक्योरिटी को लेकर भी काफी कुछ एहतियात बरती गई है। मेहताब आलम हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। मेहताब, पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, वहां पर क्या कुछ हालात? इलेक्शन कमीशन के जरिए जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया गया, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए अगर हम बात करें तो 4 मरहलों में जो है इंतखाबात तो यहाँ पर होंगे। पहला जो मरहला जो शुरू होगा वो 29 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें 6 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरा मरहला 6 मई का है, जिसमें 7 सीटों, और फिर अगर छठे और 7वें मरहले की बात करें तो 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर जो सियासी हलचल तेज हो गई है, तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जो है उसको लेकर जो तैयारियां जो उनकी पहले से थी उसको और तेज कर दी है, क्योंकि अब जो है उनके पास वक्त कुल 2 महीने का बचा हुआ है। अप्रैल में जो इंतखाबात होंगे और मई में जो 23 मई को जिस तरह वोटों की गिनती होगी, तो तमाम पार्टियों की जो है तैयारियां अपने अपने अंदाज में जो की गई थी वो और तेज कर दी गई थी, है ना। पिछले इंतखाबात की बात करें 2014 के इंतखाबात, तो मध्य प्रदेश में पार्लियामेंट इंतखाबात 2 मरहले में हुए थे, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो 4 मरहलों में इंतखाबात होंगे। एक बड़ा फर्क हमें देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जो 7:30 बजे इस पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें बताया जाएगा कि उसमें कितनी तैयारियां की गई, कितने वोट बढ़े हैं। अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात है कि इस बार पार्लियामानी इंतखाबात में पिछले बार की बनिस्बत जो है 7% वोटों में इजाफा हुआ है। उसको लेकर क्या खास तैयारियां रहेंगी, इस पर 7:30 बजे जो है वादे किया जाएगा, है ना। जी अरबाज, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो लगातार हम देख रहे हैं कि बदलता रहा है, अब चूंकि ये सबसे बड़ा जमहूरियत का जश्न रहेगा, तो वहां के जो अवाम है वो अब आइंदा किन हालात, क्या कुछ खास उनकी नजर में रहेगा? अरबाज, राजस्थान का अपना एक अलग मिजाज रहा है। राजस्थान के हालात को अगर देखा जाए, यहाँ पर जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जनता का जो मिजाज होता है वो काफी हद तक विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक आगे बढ़ता है। जिस तरह के नताइज विधानसभा में यहाँ रहे हैं, यहाँ बीजेपी को जो है हराया है कांग्रेस ने, लेकिन जो करारी शिकस्त बीजेपी ने 2013 में दी थी, वैसी शिकस्त कांग्रेस इस बार यहाँ नहीं दे पाई है। जिस तरह के पुराने यहाँ पर जो अगर देखा जाए इलेक्शन पोल्स दिए जा रहे हैं तो उसके मुताबिक 160-165 सीट जो है राजस्थान में कांग्रेस हासिल करने वाली थी, लेकिन 100 सीटों पर कांग्रेस सिमट करके रह गई है। फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, यहां पर जो चुनावी मुद्दे हैं वो बहुत कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो केंद्रीय सरकार के हैं उसके मुताबिक ही यहां पर जो है मुद्दे रहने हैं, क्योंकि राजस्थान में जो तब्दीली होनी थी वो हो चुकी है। उसके मुताबिक एक बड़ी अगर जो देखा जाए चुनौती जो रहेगी इलेक्शन कमीशन के सामने कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेट है ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर चुनाव किया जाना है। काफी लंबा चौड़ा इलाका है, काफी दूर दराज यहां पर वोटिंग पोल्स हैं, उन तमाम चीजों पर जो है वहां पर पहुंचना है पोल्स पर और वहां पर इलेक्शंस कराने हैं। जो इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज रहती है वो पिछले चुनावों में काफी जो है एक बड़ा सवाल था। उसके बाद में इस बार जो है लोकसभा इलेक्शंस में कितना जो है वोटिंग टर्नआउट होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी, क्योंकि राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव होने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि असदुद्दीन अवैसी ने क्या कुछ कहा है। मैं इसका वेलकम करता हूं, क्योंकि एक ही दिन में आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा। और ख़ास तौर से जो डेटा चोरी का केस हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा सही फैसला है। और मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम की कामयाबी होगी और यहाँ पर 17-0 का रिजल्ट रहेगा। 16 TRS सीट जीतेगी, 1 MIM जीतेगी और आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त जगनमोहन रेड्डी को 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे। और ये तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत अच्छा है, आंध्रा की आवाम के लिए बहुत अच्छा। तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं। महफूज, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की जो है वो हमारे पास बेहद कमी है, बिहार में भी इस बार सिक्योरिटी अहम मसला। बिहार में जो है सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया जाएगा। तमाम पार्लियामानी हलकों में सिक्योरिटी का खास बंदोबस्त किया जाएगा। 2 चीज़ यहाँ हिना चलते चलते बताना चाहेंगे कि बिहार में एक मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा का। नीतीश कुमार लगातार उठाते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बाद में नीतीश कुमार जो है JDU NDA के साथ मतलब अलायंस कर ली। केंद्र और सूबाई दोनों हुकूमतें एक पार्टी की है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कहीं ना कहीं दब के रह गया। तो बिहार में ये सवाल भी लोग पूछेंगे कि इतने दिनों से आप मोमेंट
चला रहे थे, तो आपका विशेष राज्य का दर्जा आखिर गया कहाँ। दूसरी तरफ जो है अजीम इत्तेहाद में पहले नीतीश कुमार थे, बाद में जो है आरजेडी को छोड़ा। हालांकि छोड़ने के बाद में जो नाराजगी थी लोगों में, उसको काफी हद तक जेडीयू ने कवर करने की और उसको हल करने की कोशिश की। तो अब वो मसला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लोगों के बीच में जो है अभी भी विशेष राज्य का दर्जा एक मांग रहेगा। एक आखिरी बताना चाहेंगे कि नौजवान नस्ल जो है, एक बड़ी तादाद है बिहार में जो इस बार जो है वोटिंग करेंगे और उनके अंदर जो है काफी जोश है। और ये यकीन से कहा जा सकता है कि इस बार के इंतखाब में वोट का जो फीसद है, परसेंटेज है, वो बढ़ेगा। बिहार में ये भी रवायत रही है कि जब इंतखाबात का मौका आता है तो बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर में रोजगार की तलाश में बाहर रहते हैं, वो भी इंतखाब के वक्त आ जाते हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने। तो ये भी मामला कहीं ना कहीं रहेगा। और नौजवानों का जो तबका है वो कहीं ना कहीं अब लीड कर रहा है, वो कमाता है, घर वाले को समझाता है, माँ बाप को भी समझाता है। तो बड़ी तादाद में नौजवान उनके अंदर जो जोश है, एक जज्बा है इस हक राय। नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई है, उसका कुछ असर? जी बिल्कुल, बेदारी मुहिम का काफ़ी खासा असर देखने को मिला है कि जो ख़ास तौर से जो नई नस्ल के नौजवान हैं जो पहली बार वोटिंग हक रायदही के लिए वो जो है ना आगे आएंगे, उनके अंदर जो है ना जोश देखा गया। और यही वजह है कि वो जिन भी मराकज़ पे इस तरह के जो इंतजाम किए गए, नए जो इंदराज कराना था वोटर लिस्ट में, वहाँ पे नौजवानों की खासी तादाद देखी गई और वहाँ पे उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुहिम जो चलाई गई उसका असर देखा जा रहा है। और ख़ास तौर से हक रायदही के ताल्लुक से भी जो है ना मुहिम चलाई गई कि वो अपना जो बेहतर जो है ना वो हुकूमत के क़याम के लिए जो है ना वो आगे आए और वो अपनी वोट की कीमतों को समझे और वो वोटिंग करें। और ये चूँकि मौका बार बार आता नहीं है, 5 साल में एक दफ़ा आता है, तो इसका खासा असर देखने को मिला है। और अब ये आने वाले वक्त में बताएगा कि कितना फीसद जो है पिछले जो इंतखाबात में जो फीसद रहा है उससे जो है कितना तजावुज़ करता है, वो कितना बढ़ता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो ऐलान हुए हैं वो काफ़ी जोश और खरोश देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना जोश है और अब इस बार जो है इलेक्शन में कितनी कामयाबी, सीटों पर कामयाबी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश में हैं। इस बार 14 के 14 हमारे साथ मौजूद हैं सनम तसद्दुक, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और आपके साथ जो खास मेहमान हैं उनका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। सनम। जी हिना, मेरे साथ अभी जी मीर साहब है जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है और इनसे मैं जानना चाहूंगा जो अभी यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो पहले इस पे हम बात करना चाहेंगे। जी मीर साहब। जी देखिए, जो काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला देगा, चूंकि नेशनल असेंबली मतलब पार्लियामेंट का तो चुनाव होना ही था, मगर उसके साथ साथ जैसे जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी सरकार है ही नहीं, तकरीबन अब 10 महीने से ऊपर हो गया, गवर्नर रूल है, असेंबली भी डिसॉल्व है, तो असेंबली डिसोल्यूशन के बाद ज्यादा होप्स यहाँ के अवाम में बढ़ी थी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द अज जल्द यहाँ चुनाव कराएगी। और आज के इस कॉन्टेक्स्ट में जब लोकसभा का उनको ऐलान करना था, हम जरूर समझते थे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा। और ऐसा इलेक्शन कमीशन के यहाँ दौरे पर तकरीबन सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे रीजनल है, नेशनल है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों की ही डिमांड को आगे रखती है और ज्यादा देर तक गवर्नर राज किसी भी स्टेट में मतलब रखा नहीं जा सकता है। उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी कि असेंबली डिसोल्यूशन के बाद में 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। ऐसा उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन न देकर मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खासकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपनी सर्टिफिकेट खुद पैदा कर ली, जो पूरे देश को वो गुमराह करके कह रहा था कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात ठीक किए, हमारे पीरियड में अच्छे हालात रहे। आज ये चुनाव डेफर करके इसलिए कि हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो उस लायक नहीं है, ये अपने आप देशवासी समझेंगे कि मोदी साहब के 5 साल के दौरे काल में जम्मू कश्मीर की हालात अबतर हुई है, पहले से खराब हुई, क्योंकि हमने 2014 में लोकसभा चुनाव 70% से ऊपर परसेंटेज में दिया है, असेंबली चुनाव
एवरेज 65% लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ दिया है जब इनको हैंड ओवर हुआ था, मगर आज उनके पीरियड में एक लोकसभा सीट ये करा पाए 7% हुआ है, एक लोकसभा से ये भागे हैं। और अब जब इतना बड़ा मतलब पूरा अवाम समझ रहा था जम्मू कश्मीर लद्दाख, क्योंकि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के छोटे छोटे मसले हल नहीं करा सकते हैं, ऐसे में लोगों का मूड बना हुआ था कि असेंबली भी साथ में हो और लोग पार्टिसिपेट करते और जिस किसी को वो पसंद करते एक इलेक्टेड सरकार यहां पर बनती, क्योंकि और भी बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज इस रियासत के पेंडिंग है, जिसके लिए ऑलरेडी डायरेक्शन हुआ था कि जो भी नई असेंबली बनेगी वो उस पर अपनी राय दे सकती है। तो मीर साहब, अगर हम बात करें तो